हेलो बच्चों, आप सभी का पावन के इतिहास की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम है आपके पेपर नज़दीक हैं। अब सेमेस्टर सिस्टम हो गया और आपके हमेशा जो 6 महीने के बाद पेपर होते हैं, तो भाई अब इस पेपर की तैयारी आप कैसे करें उसके संदर्भ में दूसरी वीडियो जो है आपको ये भेज रहा हूँ। और अध्याय ये 9 की है। आप लोग लगातार हमें सब्सक्राइब करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से सब्सक्राइब करते ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपका अध्याय नंबर 9 संस्कृतियों का टकराव, इसी की दूसरा पार्ट जो है पुनरावृत्ति का दूसरा पार्ट में भेजने वाला हूं। संस्कृतियों की बात हो रही है तो अमेरिका महाद्वीप की, चाहे उत्तरी हो चाहे दक्षिणी अमेरिका, उसकी में जो सभ्यताएं फली फूली उनके संदर्भ में ही बात करेंगे। और आज हम जिन सभ्यता को की बात करेंगे उनमें है अरावाक सभ्यता, एंजेटिक सभ्यता, माया सभ्यता और अंत में बात करेंगे दास प्रथा। और यहाँ से किसी न किसी से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी हमें दूसरे देशों की, जो आज विकसित देशों की श्रेणी में है, वो लोग कैसे रहे इतिहास में, उसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले अरावाक सभ्यता के बारे में कि अरावाक कौन थे और उनकी मुख्य विशेषताएं क्या थी। जल्दी से देखिए, हमने क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में पढ़ा कि वो जो है बहामा द्वीप समूह में पहुंचता है सबसे पहले। तो ये वही द्वीप समूह है और यहीं पर सैन सैल्वाडोर वो सबसे पहले पहुंचता है। ठीक है, तो यही इस सभ्यता, यहाँ पर जो लोग रहते थे वो किस सभ्यता के लोग थे? अरावाक सभ्यता के लोग थे। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर भी दो तरह की, ये जो लघु एंटिलीज है और ये जो है बृहत एंटिलीज, बड़े बड़े द्वीप हैं। तो लघु एंटिलीज से ही ये इनको भगा दिया गया था। क्यों? क्योंकि ये शांति प्रिय लोग थे और यहाँ पर खूंखार कबीले के लोग जो है वो रहते थे। क्लियर है जी? तो यह अरावाकी लोग। अब इनकी सभ्यता की विशेषता क्या थी? देखिए, शांति प्रिय लोग थे, लड़ने में विश्वास नहीं रखते थे, बातचीत से जो है वो समस्या का समाधान चाहते थे। आजकल ये स्थिति होनी चाहिए हर देश की, ताकि हम शांति से, क्योंकि युद्ध जो है वो आदमी को किसी भी सभ्यता को बहुत पीछे ले जाता है, चाहे वो जीते चाहे हारे। दूसरा था, बुजुर्गों के अधीन संगठित थे, बुजुर्गों का सम्मान होता था, जो कहते थे राजा की ही तरह उनका सम्मान किया जाता था। कोई राजा नहीं था, ठीक है, याद रखना, कोई राजा इस सभ्यता का नहीं था। स्त्रियों की बहुत इज्जत थी, लेकिन जो बहु विवाह प्रचलन, मतलब ज्यादा, एक आदमी बहुत ज्यादा स्त्रियों से विवाह करता था। फिर कुशल नौका निर्माता, देखिए जैसी स्थिति है, एक टापू से दूसरे टापू जाना है या मछली उनका मुख्य जो आहार था, तो उसको मारने के लिए क्या जरूरत होती है? नौका। तो ये बचपन से ही नौका निर्माण जो है शुरू हो जाता था। तो बच्चा पहले ही शिक्षा उसकी होती, नौकायान की होती थी। तो इस प्रकार से इसमें बहुत निपुण थे। मछलियां पकड़ना, पशुओं का शिकार करना, तीर कमान चलाना मुख्य शौक थे। मुख्य फसलें मक्का, याद रखना, अमेरिका में सबसे ज्यादा जो होता है वो मक्का होता है, मीठे आलू, कंदमूल और कसावा। जीवन में सोने का महत्व नहीं था, याद रखना, सोने जो हम पड़े रहते हैं, सोना सोना सोना, इनमें नहीं था। इवन कांच के बनाए हुए आभूषणों को बहुत पसंद करते थे। जब यूरोपीय लोग लेकर आए तो उसके बदले में वो कांच के जो आभूषण थे वो ले लेते थे और वो सोना ले लेते थे। तो कितनी चालाकी थी जो है, जो जितने भी जो बड़ी सभ्यताएं बोलते हैं ना अपने आप को, तो उनकी चालाकियां जो है कैसी थी। बुनाई की कला में बहुत निपुण थे। हैमक नामक झूला, याद रखना, ये हैमक नामक झूला जो है इन्हीं लोगों ने जो है बनाया था और इसे देखकर जो है रोमवासी जो चकित रह गए थे। एक और चीज आता है, जीवनवादी। इतने जीवनवादी थे कि जो है वो पत्थर में भी जीव मानते कि पत्थर को भी जीव, इसलिए उसके साथ भी जो ज्यादा जो है वो तोड़फोड़ नहीं की जाती। तो कितने अच्छे लोग थे, इस बात को समझ सकते हैं। पेड़ों को जो है जीवन, जैसे हमारे वे भी कहा जाता है कि पेड़ जो जीवनवादी होते हैं, तो वे जादू टोनों में विश्वास करते थे, हमारी ही तरह जादू टोनों में विश्वास भी रखते थे, अंधविश्वासी भी थे। तो ये अरावाक लोग हो गए। चलिए जी, अब बात करते हैं दूसरी सभ्यता की, वो है एंजेटिक सभ्यता। एंजेटिक सभ्यता अगर मानचित्र में देखेंगे, एंजेटिक सभ्यता तो आधुनिक ये ऊपर का तरफ जो है यूएसए आता है, इसके नीचे जो है ये मैक्सिको आता था। मैक्सिको में जो है सभ्यता फली फूली। ठीक है जी, अब बात करते हैं एंजेटिक सभ्यता। देखिए, एक था कि एंजेटिक सभ्यता में क्या था कि भविष्यवाणी की गई थी देवता के द्वारा कि तुम्हारा जो है, तुम जो है जहाँ स्थापित होंगे वहाँ पर क्या होगा, एक चील जो है चोंच से सांप जो है वो किसी झाड़ी के ऊपर बैठा होगा और जो है जहाँ पर जो चील है वो चोंच से सांप को खा रही होगी, तो वहां तुम बसोगे। और ऐसा ही हुआ 12वीं शताब्दी में, एक ऐसा ही दृश्य मिला, कहाँ? मैक्सिको में, और वहां पर वो जाकर बस गए। और ये जो मैक्सिको नाम पड़ा, याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इनके देवता थे मैक्सली। तो मैक्सली के नाम पर ही इस जगह का नाम क्या पड़ा? मैक्सिको पड़ा। इंपॉर्टेंट है। विशेषताएं एक एक करके यहाँ पर पैराग्राफ बनाए गए, आप इसको शॉर्टली भी कर सकते हैं। देखिए, जो मैंने बोल्ड किए ना, केवल वही आप याद रखेंगे, आपका पूरा पैरा जो बन जाएगा। हो सकता है बड़ा क्वेश्चन आए, इसलिए मैंने जो बड़े लेकर आप इसको छोटा बना सकते हैं। देखिए विशेषताएं, पहला, एंजेटिक साम्राज्य। देखिए, ये बहुत बड़ा साम्राज्य था और लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। एंजेटिक की बात करें, जो हरा रहा है।
इसके 34 प्रांत थे, प्रांतों में विभाजित था। और इसके बाद ये कहते जो शासक होते थे बड़े भारी निर्मम थे, बहुत निर्दयी थे, और लोगों की बलियां दी जाते, मतलब बलियों की तो अथाह जो है बड़ी संख्या में जो युद्धबंदी पकड़े जाते थे उनकी बलियां जो है चढ़ाई जाती थी। तो लोगों की बलियां देना ये बहुत निर्दयतापूर्ण कार्य जो है, और इसी सभ्यता में सबसे ज्यादा मिलता है, एंजेटिक सभ्यता में। सम्राट की स्थिति थी ये निरंकुश शक्तियां थी, जो कह दिया वो अंतिम जो है कानून हो गया। तो पृथ्वी पर जो है माना जाता है, पृथ्वी पर सूर्य देवता का प्रतिनिधि, याद रखना सम्राट को क्या कहा जाता था, सूर्य देवता का प्रतिनिधि, और इसलिए उसके मंदिर भी बनाए जाते थे, पूजा अर्चना की जाती थी। तो राजा का जो चुनाव था वो कैसे होता था, जो कबीले की सभा होती थी उसके द्वारा राजा जो है चुना जाता था। फिर कला, ये महान कला प्रेमी थी, कला प्रेमिका, और इसकी कला अगर देखनी हो तो उनकी जो राजधानी थी टेनोक्टिलान, याद रखना राजधानी का नाम था टेनोक्टिलान। तो ये जो राजधानी थी ये मैक्सिको झील के अंदर जो है बनाई गई थी, खूबसूरत झील जो बनाई गई थी। और उस समय अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के जो बड़े शहर थे उसमें जो है इसकी गणना जो है की जाती थी। तो समझिए कितना जो है उस समय जो है वो वास्तुकला के क्षेत्र में कितने निपुण थे। फिर श्रेणीबद्ध समाज था, श्रेणियां, 3 तरह की श्रेणी थी। अभिजात जो था वो पहले श्रेणी में आ जाता। अभिजात कौन कौन से, शाही परिवार हो गए, पुरोहितों का बहुत जो है सम्मान होता था, इसलिए ये अभिजात वर्ग में ही आते थे। और सैनिक जो या बड़े व्यापारी होते थे ये भी इसी अभिजात वर्ग में। मध्य वर्ग में कौन आते हैं, जो शिल्पकार है या चिकित्सक हैं या अध्यापक हैं वो मध्य वर्ग में आते, निम्न में आते थे। दास जो प्राय कैसे होते थे, युद्धबंदी होते थे। 5वां व्यवसाय कृषि ही था, मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि थे। और देखिए मैक्सिको झील जहां पर जो टेनोक्टिलान बसाया था उसी झील में जो कृत्रिम टापू बनाए जाते थे, याद रखना ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता, उन्हें चिनाम्पा कहा जाता था। चिनाम्पा क्या चीज है, कृत्रिम टापू कैसे बनाए जाते थे, इसका भी जो है लेसन में बहुत वर्णित किया गया कि एक चटाई बनाते थे जो है, और उस चटाई के ऊपर जो है वो बहुत सारी ऐसी चीजें जो तैरती रहती हैं उनको रखा जाता, फिर मिट्टी रखी जाती है, उस प्रकार से ये चिनाम्पा जो तैयार किए जाते हैं जिसके ऊपर जो है बहुत सारी चीजें उगाई जाती है। उनकी मुख्य फसलें थी मक्का, ये हर जगह आएगा, फलियां, कद्दू, कसावा और आलू, ये हर जगह आएगा, कद्दू, कसावा और आलू जो अमेरिका की मुख्य फसलें थी। तो भूमि का याद रखना है एक और इंपॉर्टेंट विशेषता कि इनका भूमि का स्वामित्व नहीं था, जैसे कि ये पवन कुमार की जमीन है, ये फलाने राम की जमीन है, लगे होते हैं ना आजकल, तो वे वैसा ऐसा नहीं था। ये कुल की जो है भूमि मानी जाती थी, कुल जो पूरे के कुल का जो है वो भूमि है, किसी एक विशेष की भूमि नहीं थी। फिर शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो वहां पर शिक्षा भी दी जाती थी। देखिए 2 तरह के स्कूल थे जहां पर बड़े लोग, ये भारतवर्ष की स्थिति है कि प्राइवेट स्कूल है और एक तरह का सरकारी स्कूल है। प्राइवेट स्कूलों में जो है बड़े लोगों के बच्चे जो पढ़ने के लिए जाते हैं, अभिजात वर्ग के लोगों के लिए जाते हैं, और जो छोटे वर्ग है वो सरकारी स्कूल में जाते थे। तो ये ऐसा ही मान के चलिए। तो भाई जो बड़े स्कूल जहां अभिजात वर्ग के लोग जो है के बच्चे जाते थे उनके कहा जाता था काल मेकाक, याद रखना, नाम सब रखना पड़ेगा, काल मेकाक। और जो सामान्य वर्ग के बच्चे जो है जहां पर जाते थे उन्हें कहा जाता था तेपोकली। तो भाई जो सामान्य लोग बच्चे थे वो कैसी शिक्षा लेते थे, सैनिक बनने की, कृषक बनने की, पुरोहित बनने का जो है वो प्रशिक्षण यहाँ पर दिया। और लड़कियों की बात करें तो लड़कियों के लिए नैतिक शिक्षा या घरेलू कार्य की शिक्षा जो है दी जाती। शिक्षा कैसे होती थी, मौखिक शिक्षा, मौखिक मुंह से बोला जाता था, ना कोई किताबें थी, कुछ भी नहीं था। तो मौखिक शिक्षा जो है वो दी जाती। भारतवर्ष में गुरुकुल में इसी तरह की शिक्षा दी जाती थी, किताबें नहीं होती थी। तो क्वेचुआ जो है नामक उनकी जो है प्रमुख प्रशासनिक जो भाषा थी, क्वेचुआ। फिर स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, शिक्षा का अधिकार जो है अच्छी थी, मतलब स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। वो स्त्रियां जो उसी देश में रहने वाली, दूसरे देशों के साथ अगर जो व्यवहार था वो कैसा था, बलियां चढ़ा दी जाती थी। तो शिक्षा का अधिकार उन्हें प्राप्त था, पुरोहित भी बन सकती थी, दुकानदारी भी कर सकती थी। तो उस समय की बात करें तो 16 वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह किया जाता था, छोटी उम्र में नहीं है जैसे हमारे जो थाली में ही जो है विवाह कर दिया जाता था, लेकिन वहाँ 16 वर्ष की उम्र में जो शादियों की जाती। लड़कियों के दहेज देने की प्रथा प्रचलित थी, याद कीजिए, उल्टा है, लड़कियों को दहेज दिया जाता था, लड़कों को नहीं, लड़कियों को जैसे व्यवस्था भारतवर्ष में। तो 8वां क्या है कि धर्म। देखिए धर्म तो उनका जीवन का मुख्य आधार है, क्योंकि आपने देखा बलियां दिए जाना, पुरोहितों का बहुत ज्यादा उस समय माना था कि राजधानी में ही टेनोक्टिलान में उसमें जो 5000 पुरोहित रहा करते थे। तो सोचिए पुरोहितों का, और इन्हें का क्या दर्जा दिया जाता, अभिजात वर्ग में जो है इनका पहले वर्ग में इनका स्थान था। और इनका जो पचांग होता था वो 18 महीने का होता था, याद रखना 18 महीने का इनका पचांग होता था। और
इसके साथ साथ जो है सूर्य देवता इनका प्रमुख जो है प्रमुख देवता होता था। इसके अलावा युद्ध का देवता भी होता था। अन्न देवी होती थी, जो सभी देवताओं की जननी होती थी। बड़ी संख्या में नर की बलि दी जाती थी। ये धार्मिक जो कृत्य की बात कर रहे हैं हम। और माना जाता कि जिसकी बलि दी जाती थी वो सीधा ही स्वर्ग चला जाता था और मृत्यु के पश्चात जीवन में तथा अंधविश्वासों में भी विश्वास था। तो इस प्रकार से ये धर्म था। और पतन की अगर बात करें हम कि ये पतन कैसे हो गया सभ्यता का, तो हॉर्नेट कॉटेस जिसको हमने पढ़ा था, हॉर्नेट कॉटेस ने 1519 ईस्वी में जो है वहां पर विजय हासिल कर दी और 2 वर्षों में ही उसका खात्मा कर दिया सारी सभ्यता का। और कारण क्या था? क्योंकि वहां के लोगों को शासकों के प्रति रोष की भावना थी। ऐसा राजा जो बड़ा क्रूर हो ना, निर्दयी हो, लोगों को जो है बलियां देता हो हर पग पर, तो उसके प्रति जो लोगों का क्या होगा, रोष होगा। तो इसलिए कोई उसको बचा नहीं सके था। फिर दूसरा तो जो हॉर्नेट कॉटेस जब जाए तो लोगों ने हॉर्नेट कॉटेस का साथ दिया, ना कि अपने राजा का। तो लगातार लड़ाइयों के कारण सैनिक लगातार लड़ाइयां लड़ते रहते थे और इस कारण सैनिक उब गए थे। इसलिए भी फिर नव विजित क्षेत्र होते थे, ये यहाँ पर घोर अत्याचार किए जाते थे। बोला ना, पकड़कर उनको जो है क्या किया जाता, या उनके ऊपर बहुत बड़ा टैक्स लगाए जाते थे और घोर अत्याचार करना, रोजाना बड़ी संख्या में युद्धबंदी और अंजटेकों को बलि दिए चढ़ाना। तो यही कारण थे कि इसका पतन हुआ। फिर बात कर लेते हैं अगली सभ्यता का, माया सभ्यता की विशेषताएं। अब माया सभ्यता बिल्कुल साथ ही सभ्यता जो है इस कलर में दिया गया है, वे माया संस्कृति की सभ्यता थी। इसमें क्या क्या आता था? मैक्सिको थे, ग्वाटेमाला है। ग्वाटेमाला को इसलिए दिखाया गया क्योंकि यहाँ पे एक टिकल नाम का जो मंदिर बनाया गया 200 कुछ फुट जो है, 29 फुट जो है वो ऊंचा था। तो ये इसलिए जो इसको दर्शाया है। ये सारे के सारे इसी के ही जो है वो भाग थे। हॉन्डुरास भी या सेल्वाडोर का नाम सेल्वाडोर, ये भी इसी का ही भाग था, ये पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये जो दिखाया गया है यहाँ तक सेल्वाडोर तक क्लियर हो गया। तो इस सभ्यता के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये कहते हैं कि 1500 ईसा पूर्व में इस सभ्यता का जो हो वो प्रारंभ हुआ था और सबसे उच्चतम शिखर के ऊपर 300 ईस्वी से लेकर 900 ईस्वी तक जो है वो सबसे उच्चतम श्रेणी की यह सभ्यता हो चुकी थी। ठीक है, अब माया सभ्यता की विशेषताओं की बात कर लेते हैं। विशेषता क्या थी? पहला था माया शासन पद्धति। कैसा शासन चलता था? शासक थे, राजा थे। शासक जो सामान्यतः पुरुष हुआ करते, कभी कभी रानियां भी शासन करती थी, लेकिन अधिकतर क्या होता था, पुरुष प्रधानता थी। राजा का जो पद होता था पैतृक होता था, मतलब राजा के बाद उसका बेटा जो है वो राजगद्दी के ऊपर बैठता था। राजा का बहादुर होना अनिवार्य था, ये शर्त जरूर थी। बहादुर होगा तभी जो है राजा जो उसको बनाया जाएगा। राजा को सिंहासन में बैठते ही अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए क्या किया जाता था? मानव बलि दी जाती थी। कभी कभार मानव बलि दी जाती थी। और अभिजात वर्ग में पुरोहितों की सहायता से ही शासन चलता था। पुरोहित इंपॉर्टेंट थे, लेकिन उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे जितना कि जो है हमने पढ़ा एंजेटिक सभ्यता में। ये अलग चीज है कि पुरोहित जो है राजा को जो है अपनी सलाह देता था और उसको मानना जो है उसके लिए जरूरी होता था। राजा भव्य महलों में रहते थे, बड़ी संख्या में दास-दासी। तो ये हो गया इसका शासन पद्धति। श्रेणियां, श्रेणीबद्ध समाज था जैसे ही एंजेटिक सभ्यता में थी। सर्वोच्च स्थान जो है पुरोहितों को प्राप्त था। राजा को जो है दूसरा स्थान, याद रखना, देखिए कितना इंपॉर्टेंट थे पुरोहित उनके जीवन में। दूसरा स्थान जो है कुलीनों और अभिजात वर्ग को जो है प्राप्त था। और अंतिम जो स्थान था वो आता है समाज में निम्न स्थान दासों का आता था। तो इसी प्रकार से जो हमने पीछे पढ़ा उसी तरह से श्रेणियां थी। फिर व्यवसाय कृषि ही था, जैसे कि पहले भी हमने पढ़ा। एज इट इज आपने बताना है। और कुल्हाड़ी, पत्थर की जो कुल्हाड़ी थी और आग की सहायता से ये नए खेत बनाते थे और मक्का का उत्पादन सबसे, देखिए मक्का सबसे इंपॉर्टेंट थी। और मक्का को बीजना हो, चाहे काटना हो, चाहे बोना हो, ये वो धार्मिक कृत्य माने जाते, धार्मिक कार्य माने जाते थे। उत्सव की तरह जो वो कार्य किया जाता था। और भी सेम, आलू और कपास भी इनकी जो है वो, कपास का भी यहाँ आता है। तो ये इनकी जो है और फसलें थी। धर्म की बात करते हैं तो वैसे ही सूर्य और मक्का देवता इनका प्रमुख देवता था। याद रखना, सूर्य और मक्का देवता जो है इनका मुख्य देवता था। इसके अलावा अग्नि, वन और भूमि, वर्षा, मतलब प्राकृतिक तौर पर जो हम अपनी सभ्यता की बात करते हैं तो उसमें भी हमारी सभ्यता का नाम क्या है? सिंधु घाटी के। उसमें अगर आप देखेंगे, झांकेंगे तो वहां पर भी इसी प्रकार की जो प्राकृतिक चीजें जो हमारे लिए सहायक होती थी या जिनसे डर होता था, उन चीजों को हम जो है वो देवता मानते थे। तो स्मृति में भव्य मंदिर जो है इनके बनाए जाते थे। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशु बलियां दी जाती थी। यहाँ पर जो है नर बलि नहीं है, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशु बलियां, और कभी कभार जो है नर बलि दी जाती थी। हो गया। फिर कला के क्षेत्र की बात करें तो उनके द्वारा बनाए गए जो महल हैं, पिरामिड हैं, मंदिर हैं, वेधशालाएं हैं, और कहाँ कहाँ अगर टिक्कल का जो है देखें, कोपान में देखें, पालेक, और ये सारे नाम हैं जो
ये इन्होंने निर्माण किए हैं, ये नाम है उनके। तो ग्वाटेमाला की बात हुई थी, तो वहां पर जो टिक्कल मंदिर है 229 फुट जो ऊंचा है, वो आज भी जो है लोग वहां देखने के लिए जाते हैं। तो ये पांचवा। फिर छठा क्या है, उनके पचांग थे, दो तरह के पचांग थे, याद रखना। पचांग क्या होते हैं, जो वर्ष को कितने में कैसे डिवाइड होता है। तो उनका जो पहला धर्मनिरपेक्ष था, जिसका धर्म के कोई लेना देना नहीं था, ये 365 दिन का होता, जैसे आज भी हमारा 365 दिन ही वर्ष में होते हैं, वैसे उनके 365 दिन थे। और 18 माह होते, 18 माह कितने का, 20 दिन का एक माह होता, तो 18 गुना 20 अगर करेंगे 360 हो जाएंगे, और बाकी जो 5 दिन बचते थे उनको दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता था। दूसरा था धार्मिक। ये जो पचांग था ये केवल पुरोहितों के लिए था, जो है 260 दिन होते थे इनके, और उसमें जो है उनके धार्मिक कर्मकांड जो है किन किन दिनों में क्या क्या धार्मिक कर्मकांड करेंगे, वो धार्मिक तौर पर ये पचांग था। फिर आता सातवां लिपि। भाई जैसे हमारी लिपि थी हड़प्पा सभ्यता की लिपि तो थी, चित्रमयी लिपि थी, इनकी भी चित्रात्मक लिपि थी, लेकिन अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सकता, और भारत की लिपि को भी नहीं अब तक पढ़ा, सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि को नहीं पढ़ा जा सका, ठीक उसी प्रकार की इनकी लिपि थी। फिर पतन का कारण वही हॉर्नेट क्वार्टर्स जाते हैं 1919 में, और 21 तक जो है पूरे मैक्सिको पर अधिकार कर लेते हैं, और पूरा जो है खत्म हो जाता है सारा का सारी सभ्यता जो है एंड। अब आती है अंतिम जो प्रश्न है, वह है दास प्रथा के बारे में। आप जानते हैं क्या है ये दास प्रथा, और किसके लिए वरदान थी और किसके लिए ये वरदान नहीं थी। देखिए 15वीं से 16वीं शताब्दी में ये व्यवस्था शुरू हुई, और हमने पढ़ लिया है साम्राज्यवाद के बारे में कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में दो देश थे, जिसमें था पुर्तगाल और स्पेन। यहाँ जो है होड़ लगती है नए देशों की खोज करें, और नए देश जैसे मिलते हैं तो वहां से कुछ ना कुछ वो हासिल करते हैं, तो उनको और जैसे ही इनका वर्चस्व स्थापित और दूसरे देशों में कहीं पर सोने की जो है वो बहुत बहुत डिमांड थी। तो सोना, क्योंकि सोने से धन ही बनता था देश, तो सोने की जो खाने थी उनको काम करने के लिए जो क्या चीज थी, दासों की आवश्यकता थी। और ये दास पहले कहां से लाए जाते थे, उसी जगह से, क्योंकि जिस देश के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया, जिस जगह के ऊपर, वहां से उन दासों को जो है, लोगों को जो जिनको गुलाम बना लिया जाता था और उनसे काम लिया जाता था। होता क्या था, लेकिन ये दास जो है, इनको दास बनाना बड़ा मुश्किल काम था। एक क्योंकि ये तो ऐसे लोग थे जो उनके ही बीच में से लोग थे, कभी वो भाग जाते तो पता ही नहीं लगता था कि कौन सा वो आदमी था। और इसके अलावा ये लोग क्योंकि उसी जगह के होते थे, कई बार इनका बहुमत हो जाता था तो बड़ा मुश्किल हो जाता था। ये मतलब इनको दास बनाना बहुत सहज कार्य नहीं था। इसलिए क्या था, अब अफ्रीका से जो दास लाए जाते थे वो अब कहाँ भागेंगे, अपने देश तो भाग नहीं सकते अफ्रीका में, अमेरिका से अफ्रीका कैसे जाएंगे। तो दिखने में भी अलग होते थे, काले होते, तो इसलिए जो है इन लोगों को ज्यादा दास जो है बनाया गया। किस देश की बात करें, पुर्तगाल और स्पेन के द्वारा 15। और ये एक व्यापार बन गया, इसकी मांग बहुत ज्यादा थी यूरोपीय देशों में, और यूरोपीय के बाद जो अमेरिका महाद्वीप में बहुत मांग थी, तो ये एक व्यापार का एक फायदे का सौदा बन गया था। दास कैसे थे, 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो है सबसे ज्यादा जो है वो सोने की मांग जो है बढ़ गई थी, और उस वजह से जो खादानें थी वहां पर जो है इन दासों की आवश्यकता होने लगी थी। देखिए कैसे लाया जाता था अफ्रीका में, एक बोट बताई गई है, और देखिएगा इस बोट में जो है यहाँ पर रसद रखी गई है। यहाँ अगर आप देखेंगे ऊपर जो चैम्बर बने, देखिए बैठ, जैसे आज की डेट में मुर्गे देखे ना आपने, उन मुर्गों को भी बड़ा कंजस्टेड करके जो है डाला जाता। पहले कम से कम एक रिस्पेक्टेड जगह होती, मुर्गा इधर उधर घूम सकता, लेकिन अब उसको इस तरह से जो है, जैसे इन आदमियों को देखिए एक के बाद एक जड़े हैं, और ऐसे आदमियों को भर कर लाया जा। सोचिए कितनी निर्ममता थी, किस कारण कि ये गरीब देश के रहने वाले थे और इनका रंग काला था। कितना है कि अपने बड़े होना, भगवान ने अगर आपको अच्छा दर्जा दिया है तो भाई उसका नाजायज फायदा धरती के ऊपर मत उठाओ। तो ऐसे कार्य जो है इन लोगों के द्वारा, और इन्हीं दासों के बलबूते पर आज जो है, चाहे यूरोप की बात करें चाहे अमेरिका की बात करें, इन्हीं का पसीना, खून पसीने की कमाई है कि आज वो विकसित देशों की श्रेणी में। याद रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो केवल जो है लोगों को ही नहीं, देखिए अफ्रीका से युवा लोगों को लेकर आ जाता, जो 13 से 30 साल के बच्चे होते थे, युवा होते थे, उनको लाया जाता था। और इनमें स्त्रियां भी 30 से 35% जो स्त्रियां भी शामिल रहती थी। तो यहाँ माना जाता कि इतने कंजस्टेड इनको लाया जाता, तो बहुत सारे लोग जो है सांस की वजह से मर जाते थे, ठीक है। और उनको फेंक दिया जाता था, निर्ममता से फेंक दिया जाता था, समुद्र में फेंक दिया जाता था, और जो बचते थे उनको बेच दिया जाता था बाजारों में। कितना दुर्भाग्यपूर्ण था ये। लेकिन भाई ये तब तक उनको नहीं बुरा लगा जब तक जो है खुद कहते किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है, तब वो समझे कि उनका दुख क्या है। दासों का जीवन जो है की बात करते हैं, पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी कि क्या 14 से 16 घंटे तक जो जंजीरों में बंधे रहना और काम करना, उनके खेतों में जाकर काम करना, क्योंकि भाई वो तो शहजादे थे,
अमीर देशों के लोग थे, तो जंजीरों में जकड़े होकर जो है वो काम और नहीं करते थे तो कोड़े मारे जाते थे शरीर के ऊपर, नंगन बदन के ऊपर, ना मात्र का कपड़ा, ना मात्र के कपड़े उनके शरीर के होते थे और किसी भी अधिकारों से वंचित। सोचिए जरा है, अधिकार, कोई अधिकार नहीं थे, ना वो विवाह कर सकते थे, जो मालिक चाहे वही करवा सकता, भरपेट खाना नहीं मिलता था, 2 वक्त का खाना नहीं होता, तो दास जब कभी भी भागने की कोशिश करता था ना तो मालिक उसे गोली भी मार देता था, तो उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलता था। तो सोचिए ये उन आदमियों के साथ होता था, दासों के साथ होता था। दास व्यापार के प्रभाव, दास इसके प्रभाव क्या थे ये भी कई बार पूछा, या परिणाम पूछे जाते हैं कि इसके क्या परिणाम थे। तो एक एक करके अगर परिणामों की बात करें तो दास व्यापार का अफ्रीका के ऊपर सबसे ज्यादा जो विनाशकारी, जहां पर युवा ही नहीं रहेंगे, युवक ही नहीं रहेंगे, लेडीज ही रहेंगे, तो सोचिए वहां पर क्या। आज अगर अफ्रीका की बात करते हैं, गरीब देशों की बात करते हैं, वो गरीब इसलिए रह गए क्योंकि वहां से लोगों को जो ले जाया गया और काम करवाया गया अपने देशों में, वो हो गए समृद्ध देश, और अफ्रीका कैसे रह गया, गरीब देश रह गया। तो ये सबसे ज्यादा विनाशकारी प्रभाव अफ्रीका महाद्वीप के देशों के ऊपर पड़ा। दूसरा क्या था, दासों का जीवन जो है था वो नरक समान हो गया था। जो लोग दासों के तौर पर जिन्होंने काम किया, आज तो ये व्यवस्था खत्म है, आज वो सामान्य जीवन व्यतीत, लेकिन उनके जो पूर्वज थे, सोचिए क्या हालत रही होगी उनकी, जो हमने। तीसरा, दास व्यापार यूरोपियों के लिए वरदान, वरदान सिद्ध हुआ उनके लिए, ये लेकर आए, खुद काम नहीं किया, इनसे काम करवाया और क्या बन गए, विकसित देश बन गए। चौथा है मानवतावाद को गहरा धक्का। मानवतावाद कहां थी, खत्म खत्म। मानवतावाद क्या होता है कि जब हम मानव के बारे में सोचे, ये भावना भी सर्वप्रथम जागृत हुई तो ये यूरोप में ही या विकसित देशों में ही शुरू हुई, हमारे देश में नहीं हुई है। हमारे देश में मानवतावाद आज भी नहीं है। मानव को मानव नहीं समझ, मानव का मतलब हुआ कि हम मानव के बारे में ही सोचें कि वो कैसे सुखी रह सकता है, उसके बारे में काम करें, उसको मारे ना, उसका गला ना घोंटे, काटे ना, तो ये मानवतावाद होता है। तो ये मानवतावाद की बात होती है, तो उस समय गहरा धक्का लगा इस कृत्य के द्वारा। और दास प्रथा शोषण की पराकाष्ठा थी, ऐसा शोषण कि छोटा मोटा शोषण तो मान लिया, लेकिन ऐसा शोषण प्रारंभ से लेकर अंतिम, जब तक उनको पकड़ा गया, पकड़ने के बाद उनका शोषण शुरू हो जाता है और उसका अंत कभी नहीं होता है, मरना ही जो है उसका अंत होता था। सोचिए ऐसा शोषण हुआ करता था, ये परिणाम थे। फिर बात कर लेते हैं कि इस दास प्रथा का उन्मूलन भी हुआ, खत्म हुआ, खात्मा भी हुआ, तो कैसे हुआ। देखिए पश्चिमी जैसे 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 लोग, जो कुछ लोग ऐसे आते हैं जो मानते हैं कि ये गलत है, उनका अंदर का जो है ना वो मानव जागता है और वो जो है प्रोटेस्ट करते हैं। तो ऐसे लोग जो हुए अमेरिका में भी और यूरोप में भी, जो व्हाइट लोग थे उनमें से अच्छे लोग जो है आगे सामने आए। 18वीं शताब्दी में जो है ये आवाज जो है उठने लगी थी कि ये गलत है, ये बहुत गलत है, निर्ममता है। तो सर्वप्रथम जो है डेनमार्क जो है आगे आता है देश, और 1803 ईस्वी में जो है इसमें जो है सर्वप्रथम आगे आकर जो इस प्रथा को जो है वो बंद करता है। 1837 में ब्रिटेन में, 14 में फ्रांस, 1817 में नीदरलैंड, 1845 ईस्वी में स्पेन आता है और इस पर प्रतिबंध लगाता है। लेकिन ये पूरी तरह से खत्म नहीं होता है 1833 में, लेकिन 1833 में इंग्लैंड इसको पूरी तरह से जो है वो प्रतिबंध लगा देता है, बड़े सख्त नियम बनाए जाते हैं। फ्रांस जो है 1848 में, अमेरिका में 1865 ईस्वी में, और अमेरिका के लिए जो अगर बात आती है तो अब्राहम लिंकन का नाम आता है। इन्होंने जो है राष्ट्रपति रहते हुए इस व्यवस्था को खत्म किया था। क्यूबा में 1886 ईस्वी में और ब्राजील में 1888, भारत की बात करें 1846 ईस्वी में। तो इस प्रकार से दासों को जो है वो फिर मुक्त कर दिया गया और अब वो अपना जीवन जो है वो आज़ादी से जी सकते थे। लेकिन आज भी छुटपुट घटना जो अमेरिका जैसे देशों में या यूरोप में घटती है, जब काले लोगों को जो है बुरी तरह से निर्ममता से मारा जाता है, क्या कि उनका रंग काला है ना। तो ये थी दास प्रथा के बारे में। जब भी इसको मैं आपको पढ़ाता हूँ ना तो वो एक तरह से पिक्चर बन जाती है कि हम कम से कम ऐसा ना बने। और ख्याल रखिए, आप चाहे जितने अमीर बनो, लेकिन गरीबों के साथ इस तरह का व्यवहार मत कीजिए, क्योंकि ये मत सोचिए नियम जो है यहाँ आप बना रहे हैं, लेकिन भगवान का नियम है, उसकी सजा अवश्य मिलती है। तो हमेशा मैं 2 लाइनें लेकर आता हूँ, प्लीज इनको जरूर सुनिएगा। अहंकार का आधार शक्ति होते हैं, है ना। अहंकार ही है कि दासों को पकड़ कर ले गए, तो ये अहंकार ही था। तो अहंकार का आधार क्या होता है, शक्ति होती है। तन, धन, पद या कोई भी शक्ति प्राप्त होते ही इंसान खुद को श्रेष्ठ समझता, भगवान से भी ऊपर समझता है और दूसरों को तुच्छ समझता है।
है ना, दासों को तुच्छ समझा गया। वास्तव में श्रेष्ठ वह होता है जो शक्ति का उपयोग परोपकार में लगाता है। आपके पास शक्ति है लेकिन आप क्या करेंगे, उससे परोपकार करेंगे। गांधी का एग्जाम्पल मुझे सबसे अच्छा लगता है कि उनके पास पैसे की कमी नहीं थी, सब कुछ था भगवान का दिया हुआ, लेकिन उन्होंने आम लोगों का जीवन व्यतीत किया, उन लोगों के साथ रहे, उनकी पीड़ा को सहा, समझा और उस दुख दर्द को दूर किया 47 में आज़ादी दिलाकर। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप समझेंगे मेरी बात को। मैं हमेशा मानता हूँ मेरे बच्चे मुझे समझते हैं इसलिए लाइक करते हैं। थैंक यू आप सभी का जो हमेशा मुझे इस तरह का प्यार देते रहते हैं। आप लोग हमेशा अच्छे पदों पर पहुंचे, इसी कामना के साथ मैं समाप्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे सुना। थैंक यू।